हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अवध और अवध के विलय के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर थे उसमें हमने बंगाल को पढ़ा था, बंगाल के विलय को पढ़ा था। उसके बाद मैसूर और फिर मैसूर के विलय को पढ़ा था। उसके बाद पंजाब और फिर पंजाब के विलय को पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में अवध और अवध के विलय को पढ़ेंगे और उसके बाद सिंध। उसके बाद ये लेक्चर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अवध के विलय के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार जो अंग्रेज हैं वो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का भाग बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अवध का विलय। अवध का विलय, ठीक है। तो अवध का विलय किस प्रकार होता है कि जो अवध था वो सबसे बड़ी समस्या ये था कि जब बंगाल से अंग्रेज कहाँ जाते थे, जब बंगाल से, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ये लोग यहाँ लाहौर की ओर जाते थे। कहाँ से जाते थे? बंगाल से जाते थे। तो रास्ते में क्या पड़ता था? अवध पड़ता था, ठीक है। और ये अवध पड़ता था और ये इनके लिए समस्या का सबक था कि ये नहीं चाहते थे कि बीच में कोई ऐसा प्रांत पड़े, बीच में कोई ऐसी जगह पड़े जिसकी वजह से हमें व्यापार में नुकसान उठाना पड़े, हमें रोक टोक हो। इसलिए इन्होंने निश्चय किया था कि कैसे भी करके हमें अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लेना है। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है ताकि भारत की जनता को ये लगे कि अंग्रेज भारत में मनमानी कर रहे हैं और हमारे प्रति कोई बड़ा विद्रोह कर दें। तो वो दिमाग से बिल्कुल सार्थक तरीके से अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार अवध को ये शामिल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अवध को मिलाया तो जब जाएगा जब अवध को शामिल किया जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि जो अवध है, अवध का स्वतंत्र शासक कौन होता है? सादत खां, ठीक है। कौन होता है अवध का स्वतंत्र शासक? तो सादत खां होता है, ठीक है। सादत खां स्वतंत्र शासक कैसे होता है? देखिए, ये पहले दिल्ली के दरबार में वजीर था, लेकिन होता क्या है कि भरतपुर, आगरा, इन क्षेत्रों में जाटों का विद्रोह हो जाता है। और जब जाटों का विद्रोह हो जाता है तो उसको दबाने के लिए इसे भेजा जाता है। लेकिन ये इससे पहले आगरा का फौजदार के पद पर भी क्या होता है, नियुक्त होता है। लेकिन जब ये उसको नहीं दबा पाता तो इससे ये पद जो हैं वो छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब इससे छीन लिए जाते हैं तो केवल ये अवध का ही एक स्वतंत्र शासक बनके रह जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि 1724 में, कब? 1724 में ये अपनी पुत्री का विवाह, किसका? अपनी पुत्री का विवाह सफदरजंग, जो सफदरजंग होता है इसका क्या होता है? भतीजा होता है। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही भतीजे से कर दिया, ठीक है। घर का मामला घर में रह गया। तो पुत्री का विवाह सफदरजंग से कर दिया, ठीक है। सफदरजंग क्या लगता था? इसका भतीजा लगता था। और जब विवाह कर दिया तो बहुत ही अच्छी रिश्तेदारी इसकी हो गई। अब देखिए, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? सादत खां की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद जो जिम्मेदारी है वो कौन संभालता है? सफदरजंग संभालता है, ठीक है। कौन संभालता है? सफदरजंग। सफदरजंग संभालता है। अब आगे देखिए सफदरजंग का क्या रोल रहता है इसमें। सफदरजंग किस प्रकार से इसका संचालन करता है?
देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम सफदरजंग। सफदरजंग को क्या किया जाता है 1748 में क्या नियुक्त कर दिया जाता है, वजीर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1748 में वजीर का पद दे दिया जाता है। किसका पद दे दिया जाता है, वजीर का पद दे दिया जाता है। कहाँ के वजीर का पद, तो दिल्ली के वजीर का पद। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि सफदरजंग जो है वो दिल्ली के जो बादशाह थे उसका क्या बन जाता है, वजीर बन जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसका प्रमोशन हो जाता है। क्या प्रमोशन हो जाता है, इसको इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद का जो प्रांत होता है वो भी इसको सौंप दिया जाता है। जब इसको इलाहाबाद का प्रांत सौंप दिया जाता है तो इसकी महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं, और महत्वाकांक्षा जागने के बाद ये क्या करता है, रूहेलों और पठानों पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वो अवध के आसपास के क्षेत्रों में क्या कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, इसलिए इसके द्वारा रूहेलों और पठानों के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। जब इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है तो फिर इनको क्या करता है, ये परास्त कर देता है। किसकी मदद से कर देता है, तो सूरजमल और मराठों के सहयोग से। मराठों के सहयोग से किनको परास्त कर देता है, रूहेलों और पठानों को ये परास्त कर देता है। कौन कर देता है, सफदरजंग। इसके बाद जब इसके द्वारा सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है इसकी महत्वाकांक्षाएं और जागेंगी, और जब इसकी महत्वाकांक्षाएं जागती हैं तो ये किन के विरुद्ध आक्रमण करने का प्लान बनाता है, तो ये इसके द्वारा जो रूहेल होते हैं उनके बाद इसके द्वारा गुजरात और जो पंजाब है इस क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया जाता है। तो 1752 में ये दिल्ली के बादशाह से एक बात बोलता है कि मुझे अब्दाली, ठीक है, अब्दाली के विरुद्ध आक्रमण करने की अनुमति दी जाए। आक्रमण करने की अनुमति जो है वो दी जाए। लेकिन दिख रहा नहीं है ना, नीचे लिख लेना, ठीक है। 1752 में अब्दाली के विरुद्ध आक्रमण करने की अनुमति मांगता है, लेकिन इसको अनुमति नहीं मिलती। जब इसको अनुमति नहीं मिलती तो रुष्ट हो जाता है। रुष्ट हो जाता है तो दोनों में क्या होती है, तनातनी हो जाती है। जब दोनों में तनातनी हो जाती है तो दोनों के बीच गृह युद्ध छिड़ जाता है, और गृह युद्ध में क्या होता है, ये दिल्ली के शासक से, सुल्तान से परास्त होता है, और परास्त होकर कहाँ जाता है, वापस अवध आ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, वापस अवध आ जाता है। अब देखिए जब ये अवध आ गया और अवध में आके इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद जो अगला प्रमुख बनता है वो बनता है सुजाउद्दौला। कौन बनता है इसकी मृत्यु के बाद, सुजाउद्दौला सूबेदार बनता है। कहाँ का, अवध का। मैंने बताया था जब बंगाल पढ़ाया था, सुजाउद्दौला के बारे में बातें की थी, ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा। तो सुजाउद्दौला के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, यही बताना है कि इसकी सेना में क्या थे, नागा साधु थे। इसके बाद इसने क्या किया था, मीर कासिम के साथ मिलकर, मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, बंगाल के समय मैंने बताया था आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण में क्या होता है, ये असफल होता है। उसके बाद ये मराठों के सहयोग से आक्रमण करता है, लेकिन उसमें भी क्या रहता है, असफल रहता है।
तो इतना ही तुमको याद रखना है सुजाउद्दौला के बारे में। इसकी सेना में नागा साधुओं की क्या होती है, एक टोली होती है। इसके अलावा इसका जो तोप खाना होता है वो भी क्या था, काफ़ी अच्छा था। ये हार गया था, हारने के बाद इसने कौन सी संधि की थी ये भी हमने बताया। इसके द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई। कौन सी संधि की गई, इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की संधि कब की जाती है, तो इलाहाबाद की संधि की जाती है 1765 में, ठीक है। कब की गई इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 में की जाती है, जिसकी निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। महत्वपूर्ण शर्तें क्या होती हैं आप लोगों को मैंने बताई थी उस टाइम। ये होती हैं कि ये अपनी सेना का विस्तार नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में मीर कासिम के समर्थकों को नहीं रख पाएगा, प्रति माह वार्षिक ब्याज के रूप में अंग्रेजों को पैसा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद इसके द्वारा एक और संधि की गई थी, 1768 में संधि को रिन्यू किया गया था, ठीक है। अवध की सेना को क्या कर दिया था, दूसरी संधि के द्वारा घटा दिया गया था। इसके बाद बनारस की संधि होती है। कहाँ की संधि होती है, बनारस की संधि होती है। बनारस की संधि, बनारस की संधि भी वही मिलती जुलती संधि थी। ये कहता है कि मुझे कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है वो दिल्ली के सुल्तान से लाकर मुझे दे दिया जाए, और इसकी बातें जो हैं वो अंग्रेज मान भी लेते हैं और इसको ये क्षेत्र दे देते हैं। इसके बदले में वो 50 लाख रुपए वार्षिक मांगते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश रेजिमेंट्स थीं उनसे भी 2,10,000 रुपये प्रति सालाना का इससे कर्ज मांगा जाता है, जिसके लिए क्या हो जाता है, ये सहमत हो जाता है। लेकिन इसके समय जो अवध है उसकी जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, बिगड़ती हुई जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बनारस की संधि के द्वारा जो इसके द्वारा संधि की गई थी अंग्रेजों से, वो संधि अवध के लिए क्या होती है, हानिकारक साबित होती है, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको। बनारस की संधि में 2-3 पॉइंट तुमको लिख लेने हैं, ठीक है। क्या लिख लेने हैं, बनारस की संधि के द्वारा सैनिकों की शक्ति क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई। कड़ा और इलाहाबाद दोनों ले लिए गए, लेकिन इलाहाबाद का किला है वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। सैनिक शक्ति को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, और उसके बदले में 2,10,000 रुपये की क्या की, मांग की। तो बनारस की संधि 1773 तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है। ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है, वीडियो पुश किया वापस से सुन लिया, कभी सुन लो, ठीक है, आराम से बढ़िया तरीके से। चलिए देखिए अगला, इसके बाद आता है आसफुद्दौला, ठीक है। ये किसी काम का नहीं था वैसे, आसफुद्दौला। आसफुद्दौला अगला आके क्या बनता है, सूबेदार बनता है। मैंने बोला किसी काम का नहीं था, पूरे दिन पड़ा रहता था दारू पी के, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इससे एक नई संधि करने का प्रयास किया जाता है। इसके समय जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। तो ये तुमको बस याद रखना है आसफुद्दौला, और इसके सामने बस ये लिख देना है कि आसफुद्दौला सुजाउद्दौला के बाद क्या बनता है, अगला सूबेदार बनता है। और इसके समय अवध की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसके साथ एक संधि की गई थी, फैजाबाद की संधि, जिसमें से बनारस, गाजीपुर और चुनार के ज़िले क्या थे, इससे ले लिए थे। अब देखिए इसके बाद कौन आता है, सादत अली आता है। कौन आता है, सादत अली आता है। और सादत अली के साथ 1798 में क्या की गई थी, एक संधि की जाती है। क्या की जाती है, एक संधि की जाती है। और संधि के द्वारा इस पर आरोप लगाए जाते हैं प्रशासन के सही ना संचालन करने को लेकर। लेकिन इसका प्रशासन बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अंग्रेज कोई ना कोई जो डलहौजी था वो कोई ना कोई प्लान सोच रहा था कि कैसे भी करके जो अवध है उसको अपने क्षेत्र में क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, सादत अली के ऊपर 1798 में कई प्रकार के क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है।
जब इसके ऊपर टैक्स लगा दिए जाते हैं तो राज्य की स्थिति क्या होती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल हालत इनकी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, 76 लाख रुपए वार्षिक जुर्माना का क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। कितने का, 76 लाख रुपए वार्षिक जुर्माना का टैक्स लगा दिया जाता है। और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी होता है, वो क्या करता है, कुछ समय के बाद इसको अपने साम्राज्य में बुला लेता है। ठीक है, तो आपको लिखना है इसमें अवध का विलय। किसका विलय, अवध का विलय किस सूबेदार के समय होता है, वाजिद अली के समय होता है। वाजिद अली जो होता है वो प्रत्येक बात मानता है। वाजिद अली के समय अवध के अंदर जो ब्रिटिश रेजिमेंट होती है उसके सैनिकों की संख्या क्या कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है, जिसका बाहर ये क्या नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता। और उसके बाद ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारे ऊपर से टैक्स क्या है, कम कर दिए जाएं। लेकिन डलहौजी के द्वारा कुछ ऐसे टैक्स कर नहीं किए जाते। इनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि वाजिद अली का जो कार्यकाल है वो बहुत बेहद बेकार है, चारों तरफ क्या है, अव्यवस्था बनी हुई है। ऐसे आरोप लगाकर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो ऊपर भेज दी जाती है मद्रास काउंसिल में और वहाँ से इसके विरुद्ध कार्रवाई के आदेश आते हैं। कार्रवाई किस बात की थी, इसकी सेना बहुत सीमित होती है और अवध का क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है। ठीक है, इसके समय क्या हो जाता है, अवध का विलय हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था अवध का विलय। मैंने जो सारी चीज़ें बोली हैं आप लोग इसको एक दो बार सुन सकते हो। उसके बाद अवध के विलय से संबंधित कोई भी आपका डाउट शायद नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि लिखा तो काफ़ी होता है लेकिन समझने के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सिंध विलय के साथ। और सिंध विलय के बाद ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। अवध विलय और सिंध विजय दोनों छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।